नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। 1980 का लॉस एंजलिस, अ ड्रीम ऑफ सिटी, जहां हर तरफ चमक धमक थी, जहां सब कुछ भव्य और रोमांच से भरा था। इस शहर में ओपेरा की महफिलें लगती थी, शाही लोग अपनी छाप छोड़ते थे, लेकिन इसी सपनों के शहर में एक काला साया गहराता जा रहा था। एक ऐसा अजीब और भयावह अंधेरा जो लोगों की नींद उड़ा रहा था और उनके घरों को डरावनी जगह बना रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 17 मार्च 1985 की एक ठंडी शाम से, जब पुलिस को रोजमेड के एक फ्लैट में बुलाया गया। वहां गैराज का दरवाजा खुला था, दीवारों पर खून के छींटे बिखरे थे और जमीन पर एक टोपी पड़ी थी। फ्लैट के अंदर 34 साल की डेल ओके की मौत हो चुकी थी, उसको गोली मारी गई थी। वहीं उसकी रूममेट मारिया फर्नांडिस जिंदा थी, जिसने बताया कि जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली जैकेट पहने व्यक्ति ने उसे निशाना बनाया। डर के मारे मारिया ने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ को अपने मुंह पे रख दिया और उसमें चाबी थी। गोली उन्हीं चाबी से टकराई और वो बच गई। वो शख्स बिना घबराए वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया, जैसे कि उसने कोई बड़ी बात नहीं की हो। पुलिस की जांच ने अगले ही दिन एक और मर्डर की खबर सुनी। करीब 6 किलोमीटर दूर सैन यू नाम की लड़की की हत्या। दोनों मृतकों के शरीर पर इस्तेमाल की गई गोलियों का कैलिबर और जूते के निशान एक जैसे थे, जिससे साफ था कि ये काम एक ही शख्स ने किया है। इस क्रूर हत्यारे को मौत से ज्यादा मजा अपने शिकार के भय को देखने में मिलता था, जैसा कि प्रोफेसर रॉबर्ट मानो की किताब में बताया गया है। लेकिन अपराधों की भयावहता यही खत्म नहीं हुई। बच्चों के अपहरण, महिलाओं के यौन उत्पीड़न, बुजुर्गों की निर्दयता से हत्या। लॉस एंजलिस के लिए ये एक बड़ी संकट की घड़ी थी। डिटेक्टिव फ्रैंक सैलर्नो और गिल कैरिलो ने इस केस की कमान संभाली। बेहद कठोर मेहनत से उन्होंने कई सबूत इकट्ठा किए जो ये संकेत देते थे कि ये सब घिनौने अपराध एक ही बंदे ने किए थे। पर पुलिस विभाग के कुछ सीनियर अफसर उनकी बातों को मानने से लगातार इनकार करते रहे। कई महिलाओं ने बताया कि उनका पीछा एक लंबा दुबला मैक्सिकन जैसा दिखने वाला आदमी कर रहा था। एक बार आर्थर रॉबल्स नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि वो अपराधी नहीं था। फॉरेंसिक लैब की मदद से जब एक बेडशीट पर ऊन से बने एक शू प्रिंट की जांच हुई तो वो प्रिंट कई अपराधों से मेल खाता पाया गया। इसका मतलब था कि सभी वारदातों के पीछे एक ही कातिल था, जो नाइट स्टॉकर के नाम से कुख्यात हुआ। नाइट स्टॉकर की पहचाने जाने वाली कोई खास आदत नहीं थी। वह बच्चों का अपहरण करता, महिलाओं के साथ बलात्कार करता, बुजुर्गों को मार देता और कभी-कभी पुरुषों की भी हत्या कर देता। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुश्किल कोई भी हो सकती थी। लॉस एंजलिस की गलियों में लोगों का सवाल ये था कि क्या पुलिस उस भयावह क्रिमिनल को पकड़ पाएगी या निर्दोष लोग उसकी हवस के आगे फंसते रहेंगे। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट लॉस एंजलिस के हिल साइड इलाके में भी एक भयानक घटना हुई। वहां 11 लड़कियों को बेरहमी से मार दिया गया, जिसे हिल साइड स्ट्रेंगलर कहा गया। उस केस को भी डिटेक्टिव सैलर्नो ने ही सुलझाया था। जब वह घोर बदनामी थोड़ी कम हुई, तभी एक नया आतंक आया, नाइट स्टॉकर। नाइट स्टॉकर ने असंख्य वारदातों को अलग अलग तरीके से अंजाम दिया, जिससे पुलिस दुविधा में थी। हालांकि एक चीज उसकी जोड़ती थी, अवा ब्रांड के जूते के निशान। उस समय ताइवान से आए 1356 जोड़ी जूतों में से केवल 6 जोड़ी काले रंग के और विशेष साइज के थे। पुलिस ने इन्हें ही संदिग्ध माना। खुलासे में यह भी पता चला कि इस मामले में दीवारों पर लिपस्टिक से उल्टा पेंटाग्राम बनाया गया था, जो शैतानी पंथ का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि कातिल न केवल औसत अपराधी था, बल्कि उसकी मानसिकता गहरी और विकृत थी। एक युवती के अपहरण का प्रयास असफल रहा, लेकिन उसने कार और संदिग्ध की जानकारी पुलिस को दी। बाद में पुलिस को 61 वर्षीय जॉयस नेल्सन के परिवार के खिलाफ क्रूर हमला भी सुनना पड़ा। मीडिया में इस कातिल का नाम नाइट स्टॉकर गूंजने लगा, जिसने पूरे शहर में आतंक फैला दिया। पुलिस ने संदिग्ध की कार जब्त की, जिसमें एक डेंटिस्ट का कार्ड मिला। डेंटिस्ट से पूछताछ में पता चला कि संदिग्ध का नाम रिचर्ड रैमिरेज था। पुलिस निगरानी के बावजूद तकनीकी खराबी के कारण वह कई बार बच निकलता रहा। अंत में अगस्त 1985 में उसे पकड़ लिया गया। उसकी कोर्ट अपीयरेंस में उसने पेंटाग्राम दिखाकर अपना शैतानी जुर्म माना।
उस पर 43 केस दर्ज थे, 13 हत्याएं, 11 यौन अपराध, कई चोरी और हत्या के प्रयास शामिल थे। फांसी की सजा पाने के बाद भी उसकी लोकप्रियता अजीबोगरीब तरीके से बनी रही। कई लड़कियां उसे प्यार भरे खत भेजती थी। उसको एक तरह का अंधभक्तिपूर्ण फैन बेस मिला, पर डीएनए जांचें उसके असली चेहरे को उजागर करती रही। रिचर्ड रैमिरेज का जीवन बचपन से ही हिंसा से भरा हुआ था। उसका परिवार हिंसक था। पिता का शराबी चरित्र और भाई द्वारा बताए गए युद्ध के भयावह किस्से उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डालते थे। नशा, हिंसा और मनोवैज्ञानिक विकारों ने उसकी अंधेरी दुनिया को आकार दिया। 2013 में कैंसर से उसकी मौत हुई, लेकिन उसने जो आतंक बरपाया वह सभी के दिलों में और यादों में जिंदा रहेगा।